एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और इसमें हम संघर्षात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाज का जो आर्थिक आधार है वो कार्ल मार्क्स ने क्या माना है और किस प्रकार से संघर्ष सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग और संघर्ष का आर्थिक आधार कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है। मार्क्स ने दुनिया भर के इतिहास को देखा है, जहाँ कहीं उन्हें आर्थिक संगठन के विभिन्न प्रकार मिले, सब में उन्होंने एक समान संदेश दिया और वह यह कि आर्थिक संगठन दो वर्गों के बीच में संघर्ष पैदा करता है। इस तरह के वर्ग संघर्ष की व्याख्या सामान्य आर्थिक स्थिति द्वारा जो इन संगठनों में पाई जाती है की जा सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स और एंजल्स, जो कि उनके मित्र थे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो कि आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, उन्होंने कहा कि अब तक अस्तित्व रखने वाला सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि मार्क्स ने ये कहा था कि राजा महाराजाओं का अध्ययन करने वाला इतिहास तो वंशावली इतिहास है, लेकिन अगर हम वास्तविक इतिहास की बात करते हैं तो वास्तविक इतिहास उत्पादन शक्ति, उत्पादन संबंध में होने वाला परिवर्तन है, इनका इतिहास है। अब तक अस्तित्व रखने वाले सभी समाजों का इतिहास उन्होंने वर्ग संघर्ष का इतिहास माना है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के इस बयान का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो इसमें हमें तीन प्रस्ताव स्पष्ट रूप से देखने को भी मिलते हैं। जैसे कि इसमें पहला प्रस्ताव तो ये है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति या वर्ग स्थिति एक जैसी है वे सामान्यतः एक समूह की तरह काम करते हैं। दूसरा प्रस्ताव ये है कि समाज में आर्थिक वर्ग सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इन आर्थिक वर्गों या समूहों का इतिहास मानक समाज का इतिहास कहा जा सकता है। मैनिफेस्टो के बयान का तीसरा प्रस्ताव है कि समाज के वर्गों में पारस्परिक प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता की भावना होती है। इस प्रकार मार्क्स के वर्ग का सिद्धांत केवल सामाजिक संरचना का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है। इसके अलावा मार्क्स ने संपत्ति और वर्ग के संबंध में भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि हमने ऊपर जो भी मार्क्स की वर्ग अवधारणा को आर्थिक कहा है, पर मार्क्स के वास्तव में वर्ग की अवधारणा की परिभाषा निश्चित और सीमित अर्थों में दी गई है। वर्ग में वे लोग आते हैं जिनका संपत्ति के साथ संबंध एक समान होता है, या तो इन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है या ये वे लोग हैं जिनके पास संपत्ति एक ही प्रकार की होती है। अंत में चलकर लोग किस तरह का व्यवसाय या धंधा करते हैं ये तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। तथ्यपूर्ण बात तो एक जैसी आय प्राप्त करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो समान व्यवसाय कर रहे हैं, समान उद्योग कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि समान आय प्राप्त कर रहे हों। शारीरिक श्रम करने वाले कामगार, दफ्तरों के बाबू लोग, टेक्नीशियन आदि एक ही वर्ग के हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ आय है वो इनके परिश्रम के कारण है। श्रम बेचने वाले लोगों का ये समूह पूंजीपतियों और भूस्वामियों, जो उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, इनसे अलग है। मार्क्स के तत्कालीन समाज में एक और भूस्वामी, जमींदार और जागीरदार थे जो किसी दूसरे की भूमि पर काम करने नहीं जाते थे, और दूसरी तरफ उन गुलामों का वर्ग था जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, जिनके पास स्वयं की भी कोई भूमि नहीं थी। मार्क्स ने कहा है कि वर्ग का संबंध है संपत्ति से, आय से। जिस समूह के पास उत्पादन के साधन हैं, व्यापार धंधा है, कल कारखाने हैं, वे पूंजीपति वर्ग में आते हैं। दूसरी ओर वे समूह हैं जिनके पास उत्पादन के साधन न्यूनतम हैं और जो अपने श्रम को बेचते हैं, सर्वहारा वर्ग में आते हैं। इनका एक छोटा मोटा कारखाना है और इस कारखाने में निदेशकों का एक बोर्ड होता है और इस बोर्ड के कारखाने के मालिक का वर्चस्व होता है। इस बोर्ड के नीचे अभियंता और टेक्नीशियन आते हैं और इन सबके पास अगर अपने श्रम बेचने के अलावा बाज़ार में शेयर, ज़मीन और अन्य साधन होते हैं तो उन लोगों को भी हम छोटे पूंजीपतियों के वर्ग में रख सकते हैं। कारखाने में सबसे नीचे मजदूर और फोरमैन होते हैं। श्रम के
अलावा इनके पास कोई संपत्ति नहीं होती। जितनी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, उसी के आधार पर इन्हें पैसा प्राप्त होता है और उसी के आधार पर ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए किसी भी दृष्टि से देखें तो वर्ग की संरचना में संपत्ति संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मार्क्स के सिद्धांत का तर्क है कि विभिन्न वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। ये विरोध संपत्ति के स्वामित्व की व्यवस्था के कारण होते हैं। यदि एक वर्ग मुनाफा कमाता है तो वो मुनाफा दूसरे वर्ग के कंधों पर होता है। मार्क्स कहते हैं कि अतीत में जो भी प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन्होंने इस विशेष वर्ग को सुदृढ़ किया और यह सुदृढ़ वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक स्थान पर मार्क्स और उनके मित्र एंजल्स ने वापस से कहा कि मालिक और गुलाम, कुलीन और सामान्य जन, भूस्वामी और खेतीहर, एक शब्द में अत्याचारी और उत्पीड़ित, शोषक या शोषित भी कह सकते हैं हम इसे। मार्क्स ने कहा कि अत्याचारी और उत्पीड़ित बराबर एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़े होते हैं और ये दोनों कभी छुपकर या कभी खुलकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इससे आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग समाज में उत्पीड़ित वर्ग एक अनिवार्य दशा है और इसमें पूंजीपति अत्याचारी होता है और सर्वहारा उत्पीड़ित होता है। जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास अधिक संपत्ति होती है, वे दूसरे लोगों पर अत्याचार करते हैं। जो कि सर्वहारा होते हैं, जिनके पास संपत्ति नहीं होती, उन्होंने उत्पीड़ित कहा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्स का प्रत्येक वर्ग समाज में शोषण अनिवार्य होता है। अपनी इस व्यवस्था में मार्क्स हमें एक विश्लेषक का अर्थशास्त्र दिखाई देते हैं। जब वे शोषण की चर्चा करते हैं तो इसका आर्थिक सिद्धांत मूल्य केंद्रित होता है और यह एक महत्वपूर्ण बात है कि अनिवार्य रूप से मार्क्स अपने सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं तो वे क्लासिकल अर्थशास्त्री रिकार्डो के समकक्ष आते हैं। आजकल मार्क्सवाद के मूल्य के श्रम सिद्धांत के महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। मार्क्स के समय में भी मूल्य सिद्धांत को एक आदर्श सिद्धांत समझा जाता है। इस सिद्धांत को परिभाषित करते हुए मार्क्स कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मूल्य वस्तु के उत्पादन में लगाए गए श्रम की परिभाषा में होता है। एक मेज या कुर्सी को बनाने में जितनी मेहनत, जितना परिश्रम लगता है, 5 घंटे 10 घंटे बेचने जाते हैं तो उन्हें उनके श्रम की कीमत मिलती है 10 घंटे। यह श्रम की कुर्सी या मेज का मूल्य होता है। आर्थिक बाजार में जहां श्रमिक अपने श्रम को बेचने जाता है तो उन्हें उनके श्रम की कीमत मिलती है। वास्तव में जो कुछ श्रम मजदूर ने लगाया है उससे अधिक कीमत वस्तु की बाजार में मिलती है। यह अतिरिक्त कीमत या मूल्य श्रमिक को नहीं मिलता, पूंजीपति को मिलता है। यानी कि पूंजीपति श्रमिक ने जो श्रम बेचा उसके मूल्य से अधिक कीमत में जो वस्तु बेचता है और ये इसका मुनाफा है, श्रमिक का शोषण कहलाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वस्तु का उत्पादन मूल्य श्रम निश्चित करता है और कीमत पूंजीपति। इस तरह संपत्ति की सभी व्यवस्थाओं में हितों का बुनियादी संघर्ष होता है। मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत में पूंजीवाद की व्याख्या मुनाफाखोरी के माध्यम से दी गई है और यह कुछ न होकर पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करना है। आज जिसे हम आधुनिक मार्क्सवाद कहते हैं, उसमें मार्क्सवादी समाजशास्त्रियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मार्क्स के सिद्धांतों में फेर बदल भी हुआ है। जैसे डेरेनडार्फ ने मार्क्स के पूंजीवाद में संशोधन करके कहा कि आज पूंजीवाद के स्थान पर कॉरपोरेट पूंजीवाद उभर कर आया है। इस नई व्यवस्था के उत्पादन के साधनों का मालिक एक व्यक्ति या उसका परिवार नहीं होता। अब ये मालिकाना अधिकार एक कॉरपोरेट ग्रुप के हाथ में रहता है। मार्क्सवाद में इस तरह के दूरगामी परिवर्तनों के होते हुए भी सभी मार्क्सवादी, जिनमें मार्क्सवादी समाजशास्त्री भी हैं, इस बात पर बराबर जोर देते हैं कि वर्ग समाज का बुनियादी ढांचा संपत्ति संबंध है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अक्षय देसाई भारतीय समाज का विश्लेषण संपत्ति के आधार पर करते हैं। इस संबंध में उनकी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के सामाजिक इतिहास को संपत्ति संबंधों के संदर्भ में देखा है। यही उपागम उनकी पुस्तक स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एजेस इन डिसेंट में भी देखने को मिलता है। देसाई के अलावा D.N. धनागरे, कैथलीन गफ आदि ने
मार्क्सवादी चिंतन में संपत्ति संबंधों को अपने विश्लेषण को भी केंद्रित किया है। दूसरी विचारधारा है वर्ग निर्माण की। मार्क्स का यह तर्क है कि वर्ग संघर्ष ही समाज का अनिवार्य चरित्र है। संघर्ष और कुछ न होकर वर्गों के बीच में अपने हितों की पूर्ति की लड़ाई है, लेकिन वास्तविकता यहाँ पे ये है कि वर्ग के हित, लाभ और स्वार्थ इतने ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ होते हैं कि वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए संगठित होकर किसी भी संघर्ष के लिए कमर कस लेता है। ये ठीक है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का दुश्मन होता है, लेकिन संघर्ष के लिए वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना आवश्यक है। रेमंड एरा ने अपनी पुस्तक मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट 1965 में वर्ग और वर्ग संघर्ष की व्याख्या गहराई से की है। उन्होंने मार्क्स की वर्ग की अवधारणा के 3 प्रमुख प्रस्ताव भी बताए हैं। वर्गों का अस्तित्व उत्पादन पद्धतियों के विकास के साथ इतिहास की विविध दशाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सर्वहारा को अधिनायकवाद की ओर ले जाता है। यह अधिनायकवाद, जो कि केवल संक्रमण काल होता है, वर्गों का उन्मूलन करता है और वर्गहीन समाज की स्थापना की ओर ले जाता है। स्वयं कार्ल मार्क्स ने वर्ग पर अपनी कृतियों में थोड़ा बहुत अवश्य लिखा है। उनकी पुस्तक दास कैपिटल के अंतिम पृष्ठों में वर्ग का विवेचन विस्तारपूर्वक किया गया। मार्क्स की एक सम्मानित और बहुचर्चित वैज्ञानिक कृति है। इसमें उन्होंने वर्ग को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जब लाखों परिवार ऐसी आर्थिक दशा में जीवन यापन करते हों जो उन्हें उनकी जीवन पद्धति, उनके हेतुओं या उनके उद्देश्यों, उनकी संस्कृति से अन्य वर्गों से विमुख कर देती है और उन्हें शत्रुतापूर्ण विरोधी खेमों में खड़ा कर देती है, तो वो वर्ग कहलाती है। मार्क्स की वर्ग की अवधारणा निषेधात्मक है। इसका बहुत बड़ा लक्षण प्रतिरोध है। अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो कि उन्होंने 1847 में लिखी थी, उसमें मार्क्स ने सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि पहला तो यह है कि आर्थिक दशाएं आम जनता को कामगारों की श्रेणी में रख देती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस वर्ग के लिए पूंजीपति अपने प्रभुत्व के कारण काम करने की ऐसी परिस्थितियां और हेतु उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये गरीब गुरबों का समूह, जहां तक पूंजीपतियों के प्रति उनके संबंधों का सवाल है, पृथक वर्ग बन जाता है। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ग की बहुत अच्छी विशद व्याख्या की है मार्क्स और एंजल्स ने। उनकी ये निश्चित धारणा है कि पूंजीवादी समाज की बहुत बड़ी विशेषता वर्ग है। एक ही धंधे को करने वाले लोग, जिनकी धार्मिक अवस्था और काम की दशाएं इसी तरह के शोषण के तरीके समान होते हैं, तो वे वर्ग नहीं बनाते हैं। वर्ग के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता वर्ग चेतना और वर्ग संगठन होना है। काम की दशाएं कितनी ही अमानवीय हो, मजदूर का जीवन कितना ही नरकीय हो, जब तक उसमें वर्ग चेतना नहीं आती है, वह इस त्रासदी में अकेला ही होता है। उसके गांव और उसके कस्बे के लोग ही नहीं हैं, प्रांत और देश के अन्य कामगार ही नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया के मजदूरों की, चाहे वे किसी भी देश के हों, यही हालत है। तब तक वे वर्ग में नहीं आते हैं। इसीलिए वर्ग चेतना और वर्ग संगठन ऐसे दो खंभे हैं जिन पर वर्ग का ढांचा खड़ा हुआ है। जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में मार्क्स और एंजल्स ने वर्ग संबंधी 2 अवधारणाएं बताई, क्लास इन इट सेल्फ और क्लास फॉर इट सेल्फ। मार्क्स ने वर्ग की इन 2 अवधारणाओं वर्ग चेतना और वर्ग संगठन की व्याख्या की है। कहते हैं कि आम जनता का एक समूह, जहाँ तक उनके पूंजीवादी संबंधों का सरोकार है, एक पृथक वर्ग है, लेकिन ये वर्ग अब भी अपने आप में वर्ग नहीं है। जब तक ये वर्ग संगठित हो जाता है, इसमें पारस्परिकता आ जाती है, तब तक ये अपने आप में वर्ग बन जाता है। इससे आगे एक दूसरी ओर एक ऐसी अवस्था आती है जब वर्ग अपने वर्ग के सभी लोगों के लिए संगठित हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक मुहावरा भी दिया कि दुनिया भर के मजदूर भाई भाई। उत्तरवर्ती मार्क्सवादियों ने मार्क्स की अपने आप में वर्ग और वर्ग के लिए वर्ग की अवधारणाओं को स्वीकार नहीं किया है। इनका ये मत है कि किसी भी वर्ग बनने के लिए वर्ग चेतना का होना आवश्यक है। इस अस्वीकृति के होते हुए भी वर्ग के संबंध में कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। वर्ग का संबंध उत्पादन साधनों, उनके संबंधों और शक्तियों से जुड़ा हुआ है। किसी भी वर्ग के लिए वर्ग चेतना आवश्यक है कि हमारे
काम की दशाएं, दिहाड़ी या पगार या शोषण एक समान है। वर्ग तभी बनता है जब वह दूसरे वर्गों को अपना दुश्मन समझता है। वर्ग निर्धारण का आधार प्रतिरोध है। वर्गों की व्याख्या इस तरह से इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। इसके बाद मार्क्स ने वर्ग चेतना के बारे में भी बताया है। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के प्रणेताओं में हीगल, मार्क्स और कार्ल मैनहीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन विचारकों का तर्क है कि आदमी में जो कुछ भी ज्ञान है वो उन भौतिक परिस्थितियों की उपज है जिनमें वह अपना जीवन यापन करता है। ज्ञान की उपज में मार्क्स का उत्पादन संबंधी ऐतिहासिक विश्लेषण ये बताता है कि कामगार या पूंजीपति के उत्पादन संबंधों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वही नवीन ज्ञान पैदा करती है। जैसे उत्पादन शक्तियाँ और उत्पादन संबंध होंगे उन्हीं के अनुसार ही इन वर्गों का ज्ञान भी होगा। मार्क्स ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि व्यक्ति की सामाजिक चेतना उस वर्ग में पैदा होती है जिसका कि वह सदस्य है। जिस तरीके से हम अपने देश में व्यक्ति की जाति को पहचान कर उसके व्यवहार को समझ जाते हैं या व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अपने आप उसकी जाति पहचान में आ जाती है, वैसे ही एक विशिष्ट वर्ग का व्यवहार वर्ग की प्रकृति के अनुसार ही होता है। वर्ग ही अपने सदस्यों को जीवन पद्धति और उसकी वैचारिकी को निश्चित करता है। वैसे हीगल ने ही सामाजिक चेतना की चर्चा की। उनका तर्क है कि आदमी में चेतना उसकी वैचारिकी के अनुसार आती है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हमारी चेतना कॉन्शियसनेस होता है। मार्क्स ने इसे नकार दिया। उनका जो थीसिस है वो है आदमी की चेतना उसकी भौतिक वस्तुओं यानी उत्पादन पद्धतियों और उत्पादन शक्तियों के संबंधों के अनुसार होती है, और दोनों में अंतर यह है कि हीगल चेतना का आधार वैचारिकी को मानते हैं और मार्क्स चेतना का आधार उत्पादन शक्तियों को मानते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक स्थान पर कहा है कि सत्तारूढ़ वर्ग के जो विचार होते हैं वे ही विचार संपूर्ण युग में प्रभावशाली होते हैं। जैसे राजस्थान में देशी रियासतें थीं, उन रियासतों में सामंतवादी प्रथा थी। सामंतवादी विचारधारा रियासत में भी थी। बुजुर्गा और सर्वहारा वर्गों में अपने आप वर्ग के अनुसार वर्ग चेतना होती है। ये वर्ग चेतना ही लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना को स्पष्ट किया। इसके अलावा इन्होंने एक और अवधारणा बताई है वर्ग संघर्ष की, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की। मार्क्स कहते हैं कि वर्गों की उत्पत्ति के साथ ही वर्ग संघर्ष भी शुरू हो गया। मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था, अब तक आविर्भूत सभी वैर भावपूर्ण समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, पेडिसियन और प्लेबियन, सामंत और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद, कारीगर और मजदूर और कारीगर। संक्षेप में हम कह सकते हैं शोषक और शोषित बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। कभी छिपकर किया है तो कभी प्रकट रूप से विरोध किया है। एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज की क्रांतिकारी पुनर्संगठन में या संघर्षरत दोनों ही वर्गों की बर्बादी में हुआ है। तात्विक रूप से हम देखें तो वर्ग संघर्ष का स्रोत वर्ग हितों का प्रतिरोध है। जो एक वर्ग का हेतु है वो दूसरे का प्रतिरोध है। समाज में मजदूर, पूंजीपति के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक वर्ग के रूप में दूसरा वर्ग शोषण बढ़ाने, पूंजीवादी प्रणाली को बनाए रखने और अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत करने में बहुत दिलचस्पी रखता है, और दूसरी ओर मजदूर वर्ग पूंजीवादी व्यवस्था में अपनी वस्तुगत स्थिति के कारण शोषण का उन्मूलन करने, निजी स्वामित्व और उस पर आधारित सामाजिक उत्पीड़न का खात्मा करने या उसे समाप्त करने और शोषक राज्य को नष्ट करने में बहुत दिलचस्पी रखता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने भी सिद्ध कर दिया कि वर्ग संघर्ष वैरभावपूर्ण संरचनाओं में सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। सामाजिक विकास की एक निश्चित अवधि में वर्ग संघर्ष मुख्य रूप से समाज को सामाजिक क्रांति की ओर ले जाता है। वर्ग संघर्ष की परम अभिव्यक्ति स्वयं क्रांति है। जब क्रांतिकारी वर्ग सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है तब उसका प्रयास सामाजिक संबंधों में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए होता है।
क्रांतिकारी वर्ग के लिए संघर्ष ही एकमात्र वह साधन है जिसकी सहायता से सामाजिक विकास के तत्कालीन कार्य पूरे किए जा सकते हैं। पूंजीवादी समाज गहनतम सामाजिक गैर बराबरी और प्रतिरोध का समाज होता है। पूंजीवाद के विकास के साथ समाज में बुजुर्गवा और सर्वहारा वर्ग में अधिक से अधिक ध्रुवीकरण होता है। पूर्ववर्ती संरचनाओं में वर्ग संघर्ष की तुलना में सर्वहारा वर्ग का संघर्ष और संगठित और विकसित हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से वर्ग संघर्ष का पहला रूप सर्वहारा वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। सामान्य रूप से सर्वहारा के आर्थिक हित दिहाड़ी में वृद्धि करने, काम के अनुकूल दशाएं छंटने, बेरोजगारी के विरुद्ध संघर्ष आदि में निहित होता है। इसी संघर्ष के दौरान श्रमिक संगठन पैदा होता है और आर्थिक संगठन अपना अनिवार्य महत्व रखता है। इसके सकारात्मक परिणाम भी संदिग्ध होते हैं, फिर भी वो मूल प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। वह मजदूर वर्ग को एक समष्टि में संगठित नहीं करता। इस संघर्ष के दौरान ना तो राजनीतिक दल बनते हैं और ना ही वर्ग चेतना में तेजी आती है। वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष की शक्तियाँ इतनी तीव्र होती हैं कि वे सिद्धांत को सशक्त बनाती हैं कि किसी भी समाज में विभिन्न प्रकार के समूह किस तरह एक संरचना को पैदा करते हैं। कई विचारकों ने मार्क्स के वर्ग और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना की है। औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का होना ज़रूरी है और इन वर्गों का आधार समाज की बुनियादी अर्थव्यवस्था है, जिसे कार्ल मार्क्स के संघर्ष का सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू कहा जा सकता है।